Taste the Daily. பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி குறித்து டெல்லியில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சியை தற்போது பார்க்கலாம். इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं. डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी. इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे. सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है. कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें. वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं. मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी. वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी. अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें. सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी. अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा. मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें. नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं. और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं. राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें. EVM और VVPAT का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें. इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से EVM और VVPAT निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें. मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें. 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है. लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि EVM और VVPAT में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वो ही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है. राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि EVM में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं. मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे.
ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. So can we start with the question and answer session? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5, and then sir will be answering. Another request is kindly the question should be asked only relating to the Bihar Assembly elections. Yes. सर, मैं मनीष अग्रवाल, नवभा टाइम से। इधर सर, जब वोटिंग होती है तो लास्ट में एक इशू आता है हमेशा कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कई बार दल आरोप लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट बनाएंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद इस समय तक ये फाइनल हो जाएगा? एंड सेकंड, क्या SIR पैन इंडिया शुरू करेंगे या सर इसमें अभी कुछ समय है? धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार SIR को लेके सवाल उठाती रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और आप SIR बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहाँ पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? यहाँ तक तेजस्वी यादव बार-बार, राहुल गांधी बार-बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए। क्या जवाब देंगे आप? So Arunima from CNN News 18. Right here. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? सर, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि 1 फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। सर मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। सर मैं इधर हूँ, पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल सोशल मीडिया और AI के जो ब्यूटिफिकेटेड जो वीडियोस आते हैं उनको लेकर के है, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, क्या इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? चूँकि बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है और अनजान होते हैं लोग, वो इसके झांसे में भी आ जाते हैं। तो इस बारे में आप अगर पूरी जानकारी दें। We'll take the next round later. I'll request sir to answer these questions. सबसे पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं।
पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10 या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता था। तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब ईवीएम जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे, और कई बार वो चूंकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे, और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वोटिंग ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे और उसमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल था SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटी वार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ERO की जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची बनाएं। फॉर्म 6 अगर आता है, कोई नया मतदाता आता है, फॉर्म 7 अगर आता है, फॉर्म 8 आता है, तो उसके ऊपर निर्णय वैधानिक रूप से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में ERO ही लेते हैं। अगर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी को भी आपत्ति हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील दे सकता है, और अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास से उसको मिले निर्णय से असंतुष्टि हो तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जा सकता है, और वैधानिक रूप से मतदाता सूची बनाने का काम उस स्तर पर खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत और संविधान के अनुरूप ये सारी व्यवस्था कार्य करती है। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया,
बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट्स को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक विशेष गहन परीक्षण में जो मतदाता सूची का एक सराहनीय शुद्धिकरण का कार्य हुआ है, बिहार के सभी मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस सूची के शुद्धिकरण में अपना पूर्ण योगदान दिया है। चुनाव आयोग के साथ कार्य करते हुए किसी भी मतदाता को अगर कोई भी शिकायत रही हो तो उसका निराकरण संबंधित ईआरओ ने करके दिया है। इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची जब आई थी तो लगभग 65 लाख मतदाता सूची से नाम कटे थे और जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे उनका एक जगह नाम आना और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेशन से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव का अवधि बहुत। பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி குறித்து டெல்லியில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். பீகார் மாநிலத்தில் 2 கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். முதற்கட்டமாக நவம்பர் 6ஆம் தேதியும் 2ஆம் கட்டமாக நவம்பர் 11ஆம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனை அண்மை செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பீகார் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி குறித்து இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்து வருகிறோம். 243 தொகுதிகள் கொண்ட பீகாருக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார். முதற்கட்டமாக நவம்பர் 6ஆம் தேதியும் 2ஆம் கட்டமாக நவம்பர் 11ஆம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்திருக்கிறார்.